अगस्त के साथ कुछ अजीब चीजें होती हैं, लाइक लिफ्ट अपने आप ऑपरेट हो रहा था। देन लिफ्ट के अंदर हम व्यूअर्स एक घोस्ट को देखते हैं एंड देन अगस्त अपने पिता को हॉस्पिटल कॉरिडोर में अजीब हालत में व्हील चेयर पे पाता है, जबकि अगले ही क्षण वो कॉरिडोर में नहीं थे। इतना ही नहीं, अगस्त को अपने फोन में अपनी ही फोटो दिखती है जहां उसके पीछे एक घोस्ट था। इन बातों को इग्नोर करके अगस्त अपने बीमार पिता चैत्री के कमरे में जाता है और चैत्री एकदम से बोलने लगते हैं कि तुम्हें मोई को रिडीम करना होगा, तुम्हें लैम्पम हाउस जाना होगा, वगैरह वगैरह। इसके ठीक बाद चैत्री अपनी सांसें तोड़ देते हैं। आगे हम अगस्त के पिता चैत्री के अंतिम संस्कार वगैरह वाली रिचुअल्स देख पाते हैं एंड देन हम अगस्त की मॉम से मिलते हैं जिनका नाम एलिस है। एलिस को अपने पति चैत्री के मरने का ज्यादा गम नहीं था और ऐसा शायद इसीलिए क्योंकि पास्ट में चैत्री एलिस पे चीट भी किए थे। तब से एलिस काइंड ऑफ अकेले ही अगस्त को पाली थी और अब जबकि चैत्री वाज नो मोर तो एलिस अगस्त को उसकी चोटी काटने कहती है। यहाँ सीन ये था कि चैत्री अगस्त को उसकी चोटी काटने नहीं देते थे क्योंकि उनकी अपनी कुछ बिलीफ्स थी जिसे एलिस सुपरस्टिशियस मानती थी और इसीलिए एलिस आज फाइनली अगस्त की चोटी काट देती है और ऐसा करते वक्त एलिस की उंगली भी थोड़ी सी कट जाती है जिससे उंगली से खून निकलने लगता है। अब एलिस जब वॉशरूम में अपने कट को क्लीन करने जाती है तो वहाँ टैप से पानी की जगह खून निकल रहा था। इतना ही नहीं, वहाँ मिरर में एलिस को एक मुकुट दिखता है एंड फाइनली एलिस खुद को ही वो मुकुट पहनते देखती है। इन हॉरर विजन से एलिस डर जाती है लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। खैर इसके बाद एलिस अगस्त को स्कूल छोड़ती है और स्कूल के वॉशरूम मिरर में अगस्त को एक घोस्ट दिखता है जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस में था और वो मुकुट भी पहने हुए था। इसे देख अगस्त इतना डरता है कि वो वहीं पे गिर जाता है और इससे अगस्त की हाथ टूट जाती है। हाथ टूट जाने के कारण अगस्त अपने स्कूल बैंड का हिस्सा अब नहीं बन सकता था। now यहाँ से सीन हॉस्पिटल पे आता है जहाँ एलिस अगस्त के हाथ में प्लास्टर वगैरह करवाती है एंड देन वो अगस्त को घर लेके आती है। यहाँ अगस्त के मन में एक बात बैठ गई थी कि ये सब अनफॉर्चुनेट चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो अपनी चोटी काट लिया है। अगस्त को यहाँ अपने पिता की आखिरी बातें भी याद आती है जहाँ वो मोई और लैम्पम हाउस करके कुछ तो बोल रहे थे। ऐसे में अगस्त मोई शब्द को गूगल करता है और इसका अर्थ कुछ प्रॉमिस या फिर ओथ करके था। इसके बाद अगस्त अपने पिता की कुछ पुरानी फोटो एल्बम देखता है जहां लैम्पम हाउस और नोरा की फोटोज वगैरह थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नोरा क्या होता है, वेल थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको नोरा की भी डिटेल्स दूंगा। एनीवेज, उस रात अगस्त को सपने आते हैं जहां वो कुछ बच्चियों को नोरा डांस करते देखता है एंड देन एकदम से वो बच्चियां मुंह से झाग निकालते हुए मारी जाती हैं। इट वाज क्लियर कि उन बच्चियों को पॉइजन किया गया था, बट द थिंग इज कि अगस्त को ये विजन्स क्यों आ रहे थे। इतना ही नहीं, अगस्त को ठीक अपने ऊपर हवा में लेविटेट करता हुआ एक घोस्ट दिखता है जो कि अगेन ट्रेडिशनल नोरा ड्रेस पहने हुए था। खैर अगले दिन एलिस अपने वर्क पे होती है जहां उसे भी एक घोस्ट की विजन आती है जो कि एलिस से कह रही थी कि तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी, यू विल हैव टू पे। अब चीजें और भी विचित्र तब होने लग जाती है जब उस रात अगस्त किसी ट्रांस स्टेट में जाके बेड पे नोरा डांस करने की कोशिश कर रहा होता है। एलिस समहाउ अगस्त के कमरे में जाती है और तब तक अगस्त बेहोश हो चुका था। ऐसे में एलिस अगस्त को हॉस्पिटलाइज करती है और यहाँ डॉक्टर्स का कहना था कि अगस्त बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अगस्त के हाथ में जो प्लास्टर लगा है वो भी बिना मतलब ही लगा हुआ है क्योंकि उसके हाथ में तो कोई फ्रैक्चर है ही नहीं। Now this was surprising and more surprising ये बात थी कि एलिस को फिर से घोस्ट्स की विजन्स आती है जो कि वही बात रिपीट कर रहे थे कि तुमने जो छीना है उसका भुगतान तुम्हें करना होगा। इन सीन्स को देखकर हम व्यूअर्स ज्यादा कुछ तो नहीं समझ पाते लेकिन इतना हमें अंदाजा जरूर लगता है कि एलिस कुछ तो ऐसा पास्ट में की है जिस वजह से ये पैरानॉर्मल चीजें एलिस और अगस्त के साथ हो रही है। अब यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जहां हम एलिस और चैत्री के बहस देख पाते हैं। एलिस अपने पति चैत्री से इसलिए लड़ रही थी क्योंकि चैत्री अगस्त को लेके काफी स्ट्रिक्ट था। इनफैक्ट उसे अपनी चोटी तक काटने नहीं देता था। चैत्री का कहना था कि ही प्रॉमिस्ड हिज सन टू नोरा एंसेस्टर्स, यानी वो अपने बेटे अगस्त को नोरा एंसेस्टर्स के हवाले करेगा और अगर वो प्रॉमिस यानी मोई तोड़ा तो इनके साथ बुरा हो सकता है। ये सुन के एलिस कहती है कि तुम अपने बिलीफ्स अपने बेटे पे मत थोपो और तुम उसके लिए प्रॉमिस किए ही क्यों, अपने लिए प्रॉमिस करते। यहाँ चैत्री एक पास्ट की बात लाता है
सेइंग कि एलिस वही चीजें रिपीट ना करे जो वो 15 साल पहले की थी। ये सुन के एलिस एकदम भड़क जाती है, सेइंग कि चैत्री उसे वो बात क्यों याद दिलाता है। इस सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि 15 साल पहले एलिस कुछ तो कांड की थी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑगस्ट वाज प्रॉमिस्ड टू नोरा एंड सिस्टर्स, और एलिस अब वो प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर रही है। खैर, कमिंग टू प्रेजेंट, ऑगस्ट को हॉस्पिटल में होश आता है और यहाँ ऑगस्ट कुछ पास्ट के विजन्स देख पाता है। इन विजन्स में क्या था वो मैं आपको एक साथ कंपाइल करके आगे बताऊंगा। फिलहाल आप बस इतना जान लो कि विजन से वापस रियलिटी में सेंसेस आने के बाद ऑगस्ट अपनी माँ को लैम्पम हाउस की फोटोज दिखा के कहता है कि उसे वहां जाना है। अब एलिस भी इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि ऑगस्ट की तबीयत तो थोड़ी खराब चल ही रही थी, साथ ही इनके आसपास काफी पैरानॉर्मल चीजें होने लग गई थी। तो फाइनली एलिस और ऑगस्ट काफी लंबी ड्राइव करते हुए लैम्पम हाउस की तरफ बढ़ते हैं और रात में इनकी गाड़ी से एक कौवा टकरा के मारा जाता है। एलिस सीधा ड्राइव करते हुए यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन ऑगस्ट गाड़ी रुकवा के कौवे की बॉडी को रास्ते से हटाता है। ऑगस्ट का कहना था कि भले ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन हमें एटलीस्ट मृत के शरीर को जरूर हटाना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ एक फाइनल रिचुअल देना चाहिए, मृत के शरीर को छोड़ के नहीं भागना चाहिए। खैर, ये लोग मॉर्निंग तक लैम्पम हाउस पहुंचते हैं और अब तक ऑगस्ट की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी, लाइक उसके नाक से खून निकलने लग गया था। यहाँ एलिस अपने हस्बैंड के ट्रेडिशनल होम यानी लैम्पम हाउस में रुकने वाली थी और इस जगह पे एलिस और ऑगस्ट की वेलकम चार्ड नमक बंदा करता है। इन दोनों के आते घर के अंदर रखी कैंडल्स अपने आप जल उठती हैं। ऑगस्ट जाके एक कमरे में सो जाता है और यहाँ चर्ड एलिस से पूछता है कि वो वापस यहाँ क्यों आई है। एलिस के पास कोई जवाब नहीं था और यहाँ फिर से हम कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं। सो फाइनली इस पॉइंट पे मैं आपको फ्लैशबैक्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा ताकि कहानी थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो बेसिकली यहाँ दो तरह के फ्लैशबैक्स हैं। एक फ्लैशबैक ऐसा जहाँ हम एलिस और उसके पति चैत्री की कहानी देख पाते हैं, देन एक फ्लैशबैक ऐसा जहाँ हम लैम्पम हाउस की कहानी जान पाते हैं। अब क्योंकि एलिस का पति लैम्पम हाउस में रहने वाली फैमिली का ही एक मेंबर है, तो ये फ्लैशबैक्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जैसे फिलहाल हम ये देख पाते हैं कि एलिस और उसका पति चैत्री लैम्पम हाउस पे पास्ट में आए थे और उस वक्त ऑगस्ट पैदा तक नहीं हुआ था। यहाँ एलिस नोरा डांस की ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह पहनी थी और चैत्री की बातों से हम समझ पाते हैं कि लैम्पम हाउस के मुख्य फैमिली मेंबर ग्रैंडपा टोन थे, जो कि एक नोरा डांसर थे। अब हालांकि चैत्री नोरा डांस नहीं सीखा, इनफैक्ट वो शहर में रहने लग गया था जहाँ वो नोरा डांस के कल्चर को ही आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन चैत्री यहाँ प्रॉमिस करता है कि अगर उसको एलिस से बेटा होता है तो वो अपने बेटे को नोरा मास्टर्स को समर्पित करेगा, यानी चैत्री का होने वाला पुत्र नोरा डांस को इनहेरिट करेगा। हम समझ पाते हैं कि एलिस और चैत्री को बच्चा नहीं हो रहा था और इसीलिए चैत्री ये प्रॉमिस और वी कैन से मोई रखा था इन द लैम्पम हाउस कि अगर बच्चा हो गया तो भैया उसे मैं नोरा डांस सिखाऊंगा, नोरा मास्टर बनाऊंगा। अब इस मोई को रखने के बाद ही एलिस को ऑगस्ट हुआ, लेकिन एलिस चैत्री के उस प्रॉमिस या मोई को पूरा नहीं कर रही थी। अब जहां तक बात है कि चर्ड कौन है, वेल वो चैत्री का अंकल है, यानी चर्ड ग्रैंडफादर टोन का बेटा था। तो दोस्तों ये थी एलिस और चैत्री वाली पास्ट। साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि एलिस कैसे लैम्पम हाउस से कनेक्टेड है, लेकिन अभी लैम्पम हाउस की पास्ट जानना बाकी है। साथ ही यहाँ एक बड़ा राज भी छुपा है। अब राज का खुलासा तो वीडियो के एंड तक होगा, बट फॉर नाउ मैं आपको लैम्पम हाउस की पास्ट जरूर बताऊंगा। सो पास्ट में ग्रैंडपा टोन एक जाने माने नोरा डांसर थे और जिन्हें नोरा डांस के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सदर्न थाईलैंड में नोरा एक तरह का कल्चरल डांस है जिसमें फिंगर्स, हैंड्स एंड लेग मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस डांस को बहुत इंट्रिकेट वे में करना होता है, साथ ही आपकी एनर्जी आउटपुट हाई एंड कंट्रोल्ड होनी चाहिए ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। नोरा डांसर्स मेटल्स की नकली लंबे नेल्स पहनते हैं, देन इनके सर पे मुकुट होता है और इनके ड्रेसेस काफी वाइब्रेंट एंड कलरफुल होते हैं। इन जनरल ये डांस फॉर्म फैमिली में ही पास ऑन की जाती है और इसका सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। नीडलेस टू से कि ये डांस सीखना आसान नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है क्योंकि अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है। सो टोन एक नोरा डांसर थे और वो अपने बेटों को भी नोरा डांस सिखाते थे। टोन का एक
एक बेटा ट्यू बहुत ही बढ़िया नोरा डांस करता था, जिसकी बड़ाई करते हुए टोन बिल्कुल नहीं थकते। वहीं टोन के 3 और बेटे थे जिनके नाम थे चैड, टब एंड देन सबसे छोटा वाला बेटा जिसका नाम अपने पिता के नाम पे ही टोन रखा गया था। टब नोरा डांस में बहुत खराब था और इसी वजह से टोन उसे नोरा डांस सिखाते ही नहीं थे। हालांकि टब को नोरा डांस सीखने का बहुत मन था, बट टोन उसे ऐसे ट्रीट करते मानो टब से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बात बात पे टब को मारते पीटते, जिससे टब कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज होने लग गया था और मेंटली वो अनस्टेबल भी हो रहा था। धीरे धीरे टब ना सिर्फ अपने पिता को हेट करने लगा, बल्कि उसे नोरा डांस से और ट्यू से भी नफरत होने लगी। बात आगे तब बढ़ी जब ट्यू डांस में इतना एक्सपर्ट हो गया कि वो नोरा मास्टर ही बन गया। जी हाँ, ट्यू ही इस परिवार के नोरा लिनिएज को आगे बढ़ाने वाला था और उसे नोरा मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब एक इंसान नोरा मास्टर बनता है तभी उसे मुकुट पहनाया जाता है और उसी टाइम उसकी चोटी काटी जाती है। तो अब समझे क्यों चैत्री अगस्त को उसकी चोटी नहीं काटने दे रहा था, क्योंकि वो प्रॉमिस किया था कि 15 साल के बाद वो अगस्त को नोरा मास्टर बनाएगा और चोटी उस टाइम काटी जाती जब वो नोरा मास्टर बनता, कई साल प्रैक्टिस करके। खैर, कमिंग बैक टू पास्ट, ट्यू नोरा मास्टर बन गया और क्योंकि चैड डांस नहीं कर सकता था तो उसे इस घर की देख रेख करने की जिम्मेदारी दी गई। देन सबसे छोटे बेटे टोन से कहा जाता है कि उसे भी आगे चल के नोरा मास्टर बनना है, क्योंकि टोन भी डांस में अच्छा था। अब बात करें टब की तो उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिज फादर टोन टब किसी लायक नहीं था। इससे टब इतना ट्रॉमेटाइज हो गया कि वो ट्यू के परफॉर्मेंस के बीच में नोरा डांसर जैसा ड्रेसअप होके घुस जाता है और वहां चिल्ला चिल्ला के भद्दे तरीके से गाने लगता है कि उसे अपने पिता से, ट्यू से, इनफैक्ट नोरा डांस से ही नफरत है। बेसिकली टब अपने पिता को सबके सामने शर्मिंदा करने लग गया था। इसके परिणाम अनुसार टब को कमरे में लॉक कर दिया जाता है और टब को मार पिटाई भी पड़ती है। अब ट्यू अपने भाई टब से प्यार करता था और वो टब को नोरा डांस सिखाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब भी टब डांस करने की कोशिश करता, वहाँ डांस सीखने वाली बच्चियां टब का मजाक बनाने लगती थी कि टब कितना भद्दा नाचता है। इस सब से टब एक ऐसे मेंटल स्टेट में चला गया कि एक दिन वो ट्यू को पास वाले लेक पे बुलाता है और वहाँ वो ट्यू को डुबो के मार देता है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, टब उन बच्चियों को भी जहर दे देता है जो कि टोन से डांस सीखने आती थी। अब आप पूछ सकते हैं कि उन बच्चियों को जहर क्यों दिया? वेल, क्योंकि वो बच्चियां टब का मजाक उड़ाती थी। अब जब टोन को पता लगता है कि उनका सबसे फेवरेट बेटा ट्यू डूब के मारा गया और मौत का कारण टब है, तो वो टब को बांध के बहुत मारते हैं। इन द एंड टब खुद को भी मार लेता है। सो इफ यू सी, टोन के सिर्फ 2 ही बेटे बचे, हु वर चैड और उनका सबसे छोटा वाला बेटा जिसका नाम भी टोन ही था। आप कंफ्यूज मत होना। नाउ चैत्री मोस्टली सबसे छोटे वाले टोन का बेटा था और चैत्री का बेटा अगस्त है। तो अब आप इस फैमिली की पूरी डायनामिक्स समझ गए होंगे। बाय द वे, जब ये लैंपम हाउस की फ्लैशबैक्स चलती रहती है तो अगस्त अपने सामने टोन, टब, ट्यू सबके घोस्ट्स को देख पाता है। इनफैक्ट मूवी के स्टार्ट से ही वो इनके ही घोस्ट्स को देख रहा था। साथ ही अगस्त की तबीयत बिगड़ते जा रही थी और एलिस इससे काफी परेशान थी। अब आप पूछ सकते हैं कि अगस्त ही इन घोस्ट द्वारा परेशान क्यों किया जा रहा था? वेल, इसके मल्टीपल रीजन है जो कि फिल्म में सटल वे में बताए गए हैं। पहली रीजन तो यही है कि चैत्री मोई रखा था कि वो अपने बेटे को नोरा मास्टर बनाएगा और क्योंकि लैंपम हाउस में फिलहाल कोई नोरा डांसर नहीं है तो अगस्त इस मोई को तोड़ नहीं सकता। इसीलिए ये घोस्ट उसे परेशान कर रही हैं सो दैट अगस्त कैन इनहेरिट द मोई। दूसरी रीजन हम चैड के मुंह से सुन पाते हैं विच वाज समथिंग लाइक कि अगस्त एक्चुअली में टब का रीइंकार्नेशन है, तो इसीलिए अगस्त को पिछले जन्मों के पाप की सजा अभी मिल रही है। देन थर्ड और एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि इस फिल्म का मेन ट्विस्ट है और वो मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगा। नाउ प्रेजेंट टाइम में एक रात अगस्त गायब हो जाता है और इससे एलिस काफी परेशान होती है। अगस्त को ढूंढते हुए एलिस बाहर जाती है जहां पर उसे नोरा डांसर्स के ड्रेस में कुछ घोस्ट वगैरह दिखते हैं। इससे एलिस डरते हुए चैड के पास जाती है और चैड बताता है कि अगस्त तो मोई वाले रूम में है। मोई रूम में अगस्त जमीन पे पड़ा हुआ था और वो बहुत बीमार दिख रहा
रहा था। अगस्त की बिगड़ती हालत देख के एलिस डिसाइड करती है कि वो फाइनली ऐसा रिचुअल करेगी जिससे मोई को काटा जा सके। चर्ड कहता है कि रिचुअल कल किया जाएगा, जिसकी सारी तैयारी वो कर देगा। अब दोस्तों यहाँ नोटिस करने वाली बात यह थी कि चैड हमेशा बहुत मिस्टीरियस वेज में एलिस से बात करता था। इनफैक्ट चैड के हर बात में एक हिडन मीनिंग होती थी, विच इज समथिंग लाइक जिसने जो कर्म किया है उसे अपने कर्म की सजा जरूर मिलेगी। इनफैक्ट चर्ड के आवाज में हम एलिस के प्रति हेट भी कहीं ना कहीं देख पा रहे थे। क्यों, वो अगेन आगे पता चलेगा। जो भी हो, चैड यहाँ एलिस से कहता है कि घर में एक कमरा है जहाँ सबके मोई को यानी प्रोमिसेस को रखा गया है। कैसे रखा गया है? वेल, मोई लेते हुए लोग यूजुअली एक क्लोथ को रोल करके चढ़ाते हैं और उस क्लोथ को स्टोर किया जाता है एज अ साइन ऑफ प्रॉमिस। तो मोई तोड़ने के लिए एलिस को उसी क्लोथ को लाना होगा जिसे चढ़ाकर चैत्री प्रॉमिस कर दिया था कि वो अगस्त को नोरा मास्टर बनाएगा। एलिस पूछती है कि वो अपने वाले मोई को कैसे पहचानेगी, और इस पे चर्ड कहता है कि मोई खुद आपको अपनी ओर खींचेगा। तो फाइनली एलिस उस वाले कमरे में जाती है जहां बहुत सारे क्लोथ रोल्स रखे थे और एलिस उन्हें टच कर करके वो आवाजें सुन पा रही थी जो कि लोग प्रॉमिस करते वक्त बोलते हैं। इन्हीं में एलिस फाइनली अपनी वाली मोई ढूंढ लेती है, यानी वो क्लोथ जिसे चढ़ाते वक्त चैत्री प्रॉमिस किया था। अब जैसे ही एलिस इस मोई को लेकर निकलने लगती है, वहां उसके पास एक और मोई गिरती है जिसमें से एक औरत की आवाज आ रही थी। हम भी उस आवाज से कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन एलिस क्लियरली इस आवाज को पहचान रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगस्त को टोन की घोस्ट विजिट कर रहे थे, क्योंकि सपोजिटली अगस्त टब का रीइंकार्नेशन था। अगस्त यहाँ टोन से माफी मांग रहा था और वो काफी डिस्टर्ब्ड भी दिख रहा था। खैर, अगले दिन फाइनली वो वाली रिचुअल करी जाती है जिससे मोई को काटा जा सके, यानी फाइनली अगस्त फ्री हो सकेगा। इस रिचुअल के दौरान कई नोरा मास्टर्स आए होते हैं एंड सडनली उस जगह का मौसम पूरी तरह बिगड़ जाता है। यहाँ अगस्त और एलिस बेहोश होने लगते हैं एंड देन सडनली सीन कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम एलिस को काफी चोटिल हालत में हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। वहीं अगस्त तो इतना ज्यादा चोटिल था कि वो वेंटिलेटर पे था। जी हाँ दोस्तों, हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर यहाँ हुआ क्या, बट देन हमें चीजें स्लोली बताई जाती है। दरअसल रिचुअल वगैरह कंप्लीट करने के बाद जब एलिस और अगस्त कार में लौट रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एलिस को थोड़ी कम चोट आई, लेकिन अगस्त की हालत काफी सीरियस है। अब इस पॉइंट पे कहानी में आता है एक ट्विस्ट। मैंने बताया था ना, एक राज है, एक रीजन है, वो अब आपको पता चलेगा। अब इस ट्विस्ट को समझने के लिए हमें अगेन पास्ट में जाना होगा, और ये तब की बात है जब एलिस और उसका पति चैत्री लैम्पम हाउस पहली बार आए थे एंड वहां मोई वगैरह करके वापस लौट रहे थे। उसी दिन चैड की पत्नी और बेटा किसी काम से बाहर गए हुए थे और एलिस की कार से चैड की बीवी और बेटे वाली बाइक को धक्का लग जाता है। यह एक्सीडेंट इतना ब्रूटल था कि चैड की बीवी काफी चोटिल हुई थी, वहीं चैड का बेटा मरने वाली हालत में आ गया था। चैत्री कहता है कि हमें तुरंत इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, लेकिन एलिस उनकी बिल्कुल मदद नहीं करती। इनफैक्ट वो लिटरली हिट एंड रन करके भाग गई, जिस वजह से चैड का बेटा वहीं अपना दम तोड़ दिया। चैड की बीवी चिल्लाते रह गई कि मेरी मदद करो, और जब एलिस भाग गई तो चैड की बीवी कहती है कि मैं तुम्हें शाप दूंगी, मैं मोई यानी प्रॉमिस रखूंगी। तो इसके बाद चैड की बीवी मोई वाली रिचुअल करती है और वो क्लोथ फोल्ड करके कर्स डालती है कि जिस तरह वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखी है, वही हाल एलिस का भी होगा। यानी एलिस अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखेगी और वो लंबी जिंदगी जिएगी ताकि वो पूरी जिंदगी इस बात के ग्लानि में रहे। अब अगर आप व्यूअर्स को याद हो तो जब एलिस अपना मोई वाला क्लोथ लेके आ रही थी तो वहां एक और क्लोथ गिरा था। ये चैड की बीवी वाला क्लोथ था जिसे टच करके एलिस समझ गई थी कि उसका पाप क्या है और उसे सजा भी जरूर मिलेगी। तो हाँ, मूवी के एंड में एलिस अपने बेटे की बुरी हालत को देख के काफी रोती है और हम भी समझ पाते हैं कि शायद अगस्त इस एक्सीडेंट के कारण नहीं बच पाएगा। आखिरी सीन में हमें लैम्पम हाउस के मोई वाला रूम दिखाया जाता है जहां अब चैड की फोटो भी लगी हुई थी। आई थिंक दिस इंडिकेट्स कि चैड भी शायद अब खुद को खत्म कर लेगा। इनफैक्ट हम घर से दूर जंगल में किसी को मशाल लेके जाते देखते हैं, जो कि शायद चैड ही होगा जो कि खुद को
खत्म करने जा रहा है। देन एकदम से एक बच्चे की घोस्ट स्क्रीन पे आती है इन नोरा डांसर कॉस्ट्यूम और फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द कर्स्ड मूवी और वी कैन से मोई द प्रॉमिस्ड फिल्म की कहानी। एंड आई हैव टू से कि फिल्म हमें काफी कंफ्यूज करती है, लेकिन अगर आप टॉप व्यू से देखें तो कहानी काफी सिंपल सी है, ऑल्दो चीजें ढंग से एक्सप्लेन नहीं करी गई है। यहाँ 3 प्लॉट लाइन एक जगह आके मिलती है। पहली प्लॉट लाइन है लैम्पम फैमिली की, जहाँ टब नोरा डांसर नहीं बन पाया और अपने पिता टोन द्वारा मिसट्रीट होने के कारण अपने भाई ट्यू और बच्चियों को मार दिया। अब इसकी सजा टब को अगले जन्म में मिलती है इन फॉर्म ऑफ ऑगस्ट, क्योंकि ऑगस्ट मोस्टली टब का रीइंकार्नेशन था। तो आप पूछ सकते हैं कि ऑगस्ट ही टब का रीइंकार्नेशन क्यों बना? वेल ये बात क्लियरली तो एक्सप्लेन कहीं नहीं करी गई है, लेकिन एक सीन है जहां हिंट जरूर मिला है हमें। दरअसल जब टोन अपने बेटे ट्यू को नोरा मास्टर बनाए तब वो अपने सबसे छोटे बेटे टोन से कहे थे कि अगर वो नोरा डांस छोड़ा तो वो उसे कर्स करेंगे। नीडलेस टू से कि सबसे छोटा वाला बेटा टोन नोरा डांस कंटिन्यू नहीं किया होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो शहर में मूव कर गया। देन उसका बेटा था चैत्री और चैत्री का बेटा ऑगस्ट, जिस पे शाप आया। अब चैत्री पे शाप ना आके ऑगस्ट पे इसलिए आया क्योंकि दूसरी स्टोरी लाइन में हम चैत्री को देख पाते हैं जो कि प्रॉमिस किया था कि अगर उसे बेटा हुआ तो वो उससे नोरा डांसर जरूर बनाएगा। अब चैत्री जैसे ही मरा, एलिस प्रॉमिस या मोई को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और फेट एलिस एंड ऑगस्ट को लैम्पम हाउस लेके ही पहुंच गई। जब तक चैत्री ऑगस्ट की चोटी रखवा के उसे नोरा वाले राह पे रखा था तब तक सब ठीक था, लेकिन चोटी कटते चीजें बिगड़ गई। इस दूसरी स्टोरी लाइन में ही हम चैत्री और एलिस के मैरिज प्रॉब्लम्स को भी देख पाए। अब तीसरी स्टोरी लाइन इसी से कनेक्टेड है, जहां एलिस के कार से चैड की बीवी और बेटे मारे गए। मतलब बेटा इंस्टेंटली मरा, बीवी आफ्टर सम टाइम मरी। और मरने से पहले चैड की बीवी एलिस को शाप दे दी कि उसका बेटा भी मारा जाएगा और एलिस विल लिव लॉन्ग एनफ ताकि वो अपने बेटे को अपने सामने मरते देखे और इसी गम में लंबी जिंदगी भी जिए। इस मूवी के बाद चैड की बीवी मर गई और जब मूवी कंप्लीट हुआ, यानी एलिस और ऑगस्ट का एक्सीडेंट हो गया, तब चैड भी अपने प्राण त्याग दिया। अब ये दिखाया तो नहीं गया है कि चैड भी मरा, लेकिन लास्ट सीन ऐसा था जहाँ पे चैड की फोटो लगी हुई थी टोन के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ चैड अपने आप को खत्म कर लेगा, क्योंकि उसके पास अब जीने का कोई और रीजन था भी नहीं। ओवरऑल ये 3 स्टोरी लाइन एक जगह आके मिलती है, जिसके सेंटर में ऑगस्ट था एंड ऑगस्ट के साथ बुरा होना काइंड ऑफ लिखा ही हुआ था। अब चाहे वो टब की रीइंकार्नेशन के कारण हुआ हो, एलिस के हिट एंड रन के कारण हुआ हो, या फिर चैत्री के प्रॉमिस तोड़ने से। सो नाउ आई होप कि आपको कहानी क्लियरली समझ आ गई होगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अब मूवी के अंदर हमें कहानी की हिंट्स कई बार दी जाती है। लाइक जब एलिस की कार से कौवा टकराता है तो एलिस फिर से भागने की सोच रही थी, लेकिन ऑगस्ट कौवे की बॉडी को प्रॉपरली डिस्कार्ड करता है। देन ऑगस्ट के विजन में टोन, चर्ट की बीबी, चर्ट का बेटा, इन्हीं लोगों के घोस्ट्स को हम देख पा रहे थे। देन ऑगस्ट उन लड़कियों को भी विजन में पहले ही देख लिया था जो नाचते नाचते एकदम से गिर गई थी और उनके मुंह से झाग निकल गया था, यानी वो टब द्वारा दिए गए जहर से मारी गई थी। बेसिकली ऑगस्ट यहाँ अपने पिछले जन्म के कुकर्मों को देख पा रहा था थ्रू विजन्स। ओवरऑल मूवी की कहानी ठीक है, लेकिन मुझे फिल्म की प्रेजेंटेशन उतनी सही नहीं लगी। चीजें काफी अनएक्सप्लेन्ड है जिन्हें हम व्यूअर्स को ही दिमाग लगा के जोड़ना पड़ता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सबटाइटल्स उतने अच्छे नहीं थे जिस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई। जो भी हो, मैंने यहाँ सब कुछ क्लियरली बता दिया है और अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मिस किया है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ना अगर मूवी के थीम की बात की जाए तो ऑफ कोर्स ये प्रॉमिस रखने की बात हमें बताती है। साथ ही यहाँ सटल वे में ये भी बताया गया है कि कैसे हम ह्यूमंस को अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। जैसे जैसे हम शहर जा रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं अपने कल्चर को भी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन मॉडर्न होने के साथ साथ हमें अपने रूट्स को, अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए और उसे साथ लेके चलना चाहिए।